हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है जो कि एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है। तो आज हम इसके अंदर एंशियंट हिस्ट्री की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, एंशियंट हिस्ट्री को 9 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हो, एक साइड इंग्लिश मीडियम में है और एक साइड हिंदी मीडियम के अंदर है। बेसिकली आपकी जो पूरी ये लेक्चर सीरीज रहेगी ये बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई बच्चों को इंग्लिश में कुछ वर्ड समझ आते हैं और कुछ बच्चों को हिंदी में कुछ वर्ड समझ आते हैं। तो मैं जो आपके साथ आपके जो है करवाऊंगा वो पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे चलेगा। उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है इन चीज़ों को रिवाइज करना। जो बच्चा जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेगा, जितनी ज़्यादा बार लेक्चर्स को देख लेगा, उसको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो आपकी अपनी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको कितना आउटपुट लेना है इस वीडियो लेक्चर सीरीज से। तो हम जो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे, तो हमारा ये जो पहला चैप्टर है ये है कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्राचीन इतिहास का निर्माण। इतिहास पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं इतिहास होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री? जो चीजें पास्ट में कभी ना कभी हो चुकी हैं उसको क्या बोलते हैं? उन सभी जो चीजों को, उनकी स्टडीज को हिस्ट्री कहा जाता है। जो कभी ना कभी पास्ट में कोई ना कोई एक्टिविटीज हो चुकी हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिकली हम अपने ही पास्ट को पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। तो यही हम इसको, हिस्ट्री को आपने जो है 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। 3 पार्ट्स हैं हिस्ट्री के। पहला जो है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत का निर्माण, प्राचीन इतिहास का निर्माण कैसे हुआ था, सारी डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसको अच्छे से लेक्चर को एक बार जाके रिवाइज कर लेना, इस पीडीएफ को, ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें। दूसरी चीज क्या है इसमें, ये जो आपका रैपिड रिवीजन कोर्स है, इसमें क्या है, आपकी पूरी रिवीजन होगी। जो बच्चे पहले कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं उन बच्चों को जीके जीएस में बूस्ट मिलेगी। इसको जीके जीएस बूस्टर कोर्स भी कहा गया है, या रैपिड रिवीजन कोर्स भी कहते हैं इसको। तो जो बच्चे पहले कुछ पढ़ के आए हैं उनको रिवीजन हो जाएगी, उनको चीजें याद रहेंगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल जीरो हैं, उनको कुछ भी नहीं आता। वो इन लेक्चर्स को दो दो बार देख लेना, आपको भी, आप भी इन दूसरे बच्चों के बराबर हो जाएंगे। मैं इसमें आपको दोनों तरह से पढ़ाऊंगा। जो चीजें एज इट इज इसमें से पढ़ के याद करनी है वो भी आपको एज इट इज बताई जाएंगी। जो समझाने वाला होगा वो पार्ट आपको समझाया भी जाएगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ये एज इट इज याद कर लो, या किस पार्ट में से कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का निर्माण किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले जो पहली डेफिनेशन है वो है हिस्टोरिकल सोर्स, ऐतिहासिक स्रोत। हमें पता कैसे चला कि कुछ पास्ट में भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, या पास्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कभी हुई हैं, हमें कैसे पता चला? तो उसके कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगे, कहीं ना कहीं सोर्सेज से हमें पता चला कि पास्ट में भी कोई ना कोई एक्टिविटीज रही होंगी। तो कौन कौन से हैं हिस्टोरिकल सोर्स जिससे हमें पता चलता है कि एंशियंट हिस्ट्री में किस प्रकार की थी, या फिर शुरुआत कैसे की गई हिस्ट्री की। इट इज ओरिजिनल सोर्स दैट कंटेन इंपॉर्टेंट historical information. Construction of history is the based on these resources. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, और इससे पता चलता है कि हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी घटनाएं पुराने जमाने में घटित हुई हैं, और इनके जो बिहाफ पर, इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम लोग जो है हिस्ट्री का निर्माण करते हैं। तो समझ आ गया कि हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला। कुछ सोर्सेज है हमारे पास। अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है इन सोर्सेज के बारे में, कि ये सोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या है, या फिर किस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो आपको यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ, इसके अंदर पहला पॉइंट है सोर्सेज, जिसको कि क्या कहते हैं? स्रोत। दूसरा है एविडेंस, साक्ष्य या फिर प्रमाण, ये दूसरा कंटेंट है हमारा। तीसरा है इंफॉर्मेशन, जानकारी। अब इन चीजों को समझिए। सोर्सेज की हमें
किस चीज से पता चलता है? एविडेंसेस, कौन कौन से एविडेंसेस इस सोर्स से हमें प्राप्त हुए हैं और उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिली है, ये चीजें इसके अंदर बताई गई हैं इस चैप्टर के अंदर। और जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पिछली बार पूछा था या फिर जनरली इस चैप्टर में से किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है मटेरियल रिमेन्स, भौतिक अवशेष। कुछ ना कुछ चीजें उनकी एक्टिविटीज में से बच गई थी जो कि हमने कलेक्ट की हैं, खुदाई के दौरान हमें मिली हैं। उन चीजों से हमें पता चला कि उस टाइम के लोग किस प्रकार के थे या फिर जो जो जानकारियां हमें उस टाइम की मिली हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग। ये एक टेक्निक है, रेडियो कार्बन डेटिंग हिंदी के अंदर भी सेम बोलते हैं। ये एक टेक्निक है जिससे हम पता लगाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी एज है या फिर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना पुराना है। उसके अंदर जो कार्बन की मात्रा है उसको चेक किया जाता है कि ये कितने सौ साल पुराना कार्बन है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग इज ए मेथड और टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया था, रेडियो कार्बन डेटिंग किस चीज की मात्रा चेक करने के लिए बताया जाता है? तो ये कार्बन की मात्रा चेक करता है और उससे क्या पता चलता है? किसी भी चीज की एज का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंड स्टोन टेम्पल्स ऑफ साउदर्न इंडिया। तो पत्थर के जो ग्रैंड स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित जो मंदिर थे, कहां पर थे? साउदर्न इंडिया में। और ब्रिक मोनेस्ट्रीज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन ऑफ माउंट्स मेगालिथ्स साउथ इंडिया। तो इस लाइन से आपको दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। दक्षिण भारत में जो है बड़े बड़े पत्थरों से मंदिर निर्माण किए गए थे। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कर्नाटक के हम्पी के मंदिर के बारे में, और बहुत सारे मंदिर हैं। तो उन सब के जो एक विशेषता दोनों को अलग करती है कि जो साउदर्न इंडिया में टेम्पल्स बने थे किस चीज के? बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित थे। दूसरी तरफ ईस्टर्न इंडिया में जो है मंदिर किस चीज के बने थे? जो मोनेस्ट्रीज बनी थी वो किस चीज की बनी थी? ईंटों से बनी थी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, तो कभी ना कभी एग्जामिनर ये डिफरेंस भी पूछ लेता है। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? हिंदी के अंदर भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, इसमें ऑलमोस्ट एवरी, इससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? हमने देख लिया कि कुछ मटेरियलिस्टिक जो मटेरियल रिमेन्स मिले थे, क्या मिले? रेडियो कार्बन डेटिंग, कुछ उस टाइम की, इससे हमने पता किया क्या हमें पत्थर मिले थे, कुछ ईंटें मिली है जिसके बारे में इन्होंने जानकारी, जिससे ये जानकारी इकट्ठा की गई है, एविडेंसेस हैं। उसके बाद है इसमें से इंफॉर्मेशन, क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हुई? almost every aspect of life like use of pottery, type, house construction design, agriculture, grain produced, animal domesticated, type of tools, weapons and burial practices of the time and geography। तो ये जो हमें रिमेन्स मिले, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, वो किस तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे, उनके घर किस प्रकार के होते थे, किस प्रकार की उस समय पे एग्रीकल्चर या फिर जो खेती बाड़ी कृषि किस प्रकार की थी, उन्होंने कौन कौन से जानवरों को अपने पास डोमेस्टिकेटेड किया था, कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया, किस प्रकार के हथियार उन्होंने यूज किए, किस प्रकार के टूल्स उन्होंने यूज किए, या फिर इंसान को मरने के बाद उसका कैसे उसको दफन किया जाता है, वो सारी चीजें इन्हीं जो है मटेरियल रिमेन्स के बिहाफ पे हमने क्या किया, हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए, वर्टिकल एक्सकवेशंस जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर खुदाई, इससे क्या होता है? प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर। जब वर्टिकल खुदाई की जाती है तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि पहले कौन सी चीज आई थी, बाद में कौन सी चीज आई है, या उसके बाद कौन सी टाइम आया है। वो टाइम पीरियड आगे देखते जाएंगे, आपको इन चीजों का जो समझ आता जाएगा। हॉरिजेंटल एक्सप्लिकेशन से क्या होता है पता चलता है? गिव्स कंप्लीट आइडिया ऑफ पर्टिकुलर कल्चर, कि
कि ये जो एक कल्चर है या फिर कोई भी एक संस्कृति है वो कहाँ तक फैली हुई थी, ये हमें हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन से पता चलता है। सिंपल सी चीजें हैं लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन से क्या पता चलता है। तो ये हमें पर्टिकुलर कल्चर के बारे में बताता है और ये सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर के बारे में बताता है, उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में पता चलता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सोर्सेज में पहले हमने क्या देखा, मटेरियल रिमेन। दूसरे सोर्सेज कौन से हैं, सिक्के, कॉइन्स। यहां पर अब आप इसको पढ़ने से पहले अब ये सोचिए कि आपने 2 रुपए का सिक्का देखा है, बिल्कुल देखा होगा। कितनी प्रकार के सिक्के हैं 2 रुपए के। पहले कुछ और टाइप का आता था 2 रुपए का सिक्का, थोड़ा भारी था। अब चेंज हो गया 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए के सिक्के में काफी चेंज हो चुके हैं। तो सिक्कों से, और दूसरा है सिक्के के ऊपर आजकल जो है डेट लिखी होती है, ईयर लिखा होता है कि किस ईयर में ये सिक्का निर्मित किया गया था। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी सिक्का किस वर्ष बनाया गया, उसके ऊपर जो डेट मेंशन होती है उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये सिक्का कितना पुराना है या फिर किसके टाइम में। जैसे आपको पता है कि सरकार जो समय समय पर किसी ना किसी के बारे में सिक्के जारी करती रहती है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी सिक्का जारी किया गया है, गुरु नानक देव जी के बारे में भी सिक्का जारी किया गया है, भगत सिंह की फोटो वाला सिक्का भी जारी किया गया है। इस तरह से एन नंबर ऑफ जो है सिक्के जारी किए जा चुके हैं, कॉइन्स जारी किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये सिक्के हमें पुराने मिलेंगे तो हम उस टाइम के बारे में पता कर सकते हैं, वहां का टाइम पीरियड कैसा था। या जो सिक्के हैं, जैसे आपको पता है जो भारत का सिक्का है उस पे कहीं ना कहीं छपा होता है कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर जो सिक्का आप पहचान सकते हो कि ये भारत का सिक्का है। यूएसए का सिक्के के आपको पहचान होती है कि ये यूएसए का सिक्का है। तो कॉइन से हमें अपनी अपनी कंट्रीज का पता चल जाता है कि ये किस कंट्री का सिक्का है। और हमें उनका जो जिस एरियाज में, अब भारत के सिक्के भारत में मिलेंगे, बहुत रेयर चांस है क्योंकि भारत का सिक्का यूएसए या न्यूजीलैंड में मिलेगा, यूएसए के सिक्के यूएसए में ही मिलेंगे। तो हम इससे क्या है, जो कॉइन्स हमें रिमेन्स प्राप्त हुए तो उससे हमने क्या डिफाइन कर लिया, उनकी जियोग्राफिकल बाउंड्री, कि इस सिक्के में अगर इस राजा के, इस एरियाज में अगर राजा के सिक्के मिले हैं तो ये इसी राजा का एरिया होगा। पुराने टाइम में राजा इतने एरिया पे कंट्रोल करता था। तो ये सारी चीजें हम सिक्कों से पता चलता है हमें। अब देख लीजिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि समझाने के लिए अलग चीजें होती हैं लेकिन जो एग्जाम में वो आपसे फैक्ट पूछता है, तो फैक्ट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी होना चाहिए और वो यहाँ पर नोट्स में लिखी हुई है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमेस्मेटिक्स। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से एग्जामिनर पूछ लेता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। समझ आ गया आपको, न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद coins excavated and collected from the surface and catalogued in various museums throughout the country and outside। तो अलग अलग जगह से क्या है, सिक्के इकट्ठा किए गए, खुदाई करके सिक्के जब निकलते हैं तो उन सिक्कों को संभाल के रखा जाता है किसी न किसी म्यूजियम में। सरकार अपने पास उन सिक्कों को रख लेती है। तो उन सिक्कों की बाद में स्टडी की जाती है। तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। तो उस स्टडी से जो है वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि ये कितने पुराने सिक्के हैं, किस राजा के टाइम के ये सिक्के हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो देख लीजिए। नॉट मैनी सिंबल्स यूज्ड इन अर्लीस्ट कॉइन। पहले सिक्कों पे कोई बहुत ज्यादा सिंबल्स यूज नहीं किए जाते थे। नेम्स ऑफ द किंग्स और ईश्वर, गॉड्स और डेट्स आर मेंशन्ड इन द कॉइन फ्रॉम लेटर पीरियड, हेल्प इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री विद क्रोनोलॉजी। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए, भारत का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का 1998 में भी आता था, 2010 में भी आता था, 2022 में भी आता था, 2023 के अंदर भी आ रहा है, 2024 में भी आएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज होता रहता है। तो हमें क्या पता लगता रहता है, ये सिक्कों पे लिखा हुआ है तो क्रोनोलॉजी पता चलती रहती है कि पहले इस प्रकार के सिक्के थे, फिर इस प्रकार के सिक्के आए, फिर इस प्रकार के सिक्के आए। तो सिक्कों से हमें क्रोनोलॉजी पता चल जाती है। उस टाइम पे क्या था, राजा चेंज हो रहे थे और जो है बहुत सारे कल्चर्स चेंज हो रहे थे। कहीं ना कहीं राजा के जो वंश वो चेंज हो रहा था, और इसके अलावा जो है युग चेंज हो रहे थे कि कभी गुप्ता एज आ गई, कभी अशोका पीरियड आ गया। तो सिक्कों से पता चलता है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया। ये सारी चीजें क्रोनोलॉजी सिक्के बताते हैं। सिक्कों पे कहीं ना कहीं कुछ भगवान की जो है फोटोज आ जाती हैं, आपको हड़प्पा कल्चर में देखने को मिलेंगी।
उस टाइम का रिलीजियस का पता चलता है कि किस तरह के लोग थे, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी या उनका कल्चर कैसा था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सिक्कों से हमें पता चलती हैं। एक यहाँ पर छोटा सा मैं स्टूडेंट्स का डाउट और क्लियर करता चलूं। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लेक्चर हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि पता नहीं मेंस में काम आएंगे या नहीं आएंगे। तो जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये आपको प्री में एज इट इज फैक्ट जो है समझ आएगा। प्रीलिम्स के फैक्ट इसमें से आपको काम आएंगे। और जो मैं समझा रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मेंस में आंसर लिखने में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि ये रैपिड रिवीजन कोर्स सिर्फ प्रीलिम्स में काम आएगा, ये प्री प्लस मेंस दोनों में काम आएगा आपका। तो इस बात का ध्यान आप पहले रख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर आपने सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है वो देख लीजिए। लोकल एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस दैट यूज देयर कॉइन्स टेल अस अबाउट वेरियस रूलिंग डायनेस्टीज एंड एक्सटेंट ऑफ देयर रूल। Metal and number of the coins indicates the level of trade, commerce and wealth in a kingdom। अब एक राजा के सोने के सिक्के हैं, दूसरे राजा ने मिट्टी के सिक्के चला रखे हैं, मिट्टी के सिक्कों को पका के ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें पता चलेगा ना कि ये राजा है या ये किंगडम है, ये वेल्दी किंगडम, इनके पास ज्यादा पैसा है, इनके पास पैसा कम है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि भारत का सिक्का अगर यूएसए में मिलेगा तो हमें पता लग जाएगा कि कोई भारत का आदमी यूएसए में व्यक्ति गया हुआ है या उसने ट्रैवल किया तभी ये सिक्का यहाँ पे पहुंचा, या फिर कोई यूएसए का भारत में आया है तभी वो सिक्का यूएसए में पहुंचा है। तो ये सारी चीजें हमें सिक्कों से पता चलती हैं। ओनली फ्यू कॉइन्स बिलोंगिंग टू द पोस्ट गुप्ता टाइम्स इंडिकेट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द पीरियड। तो उस टाइम पे कुछ ही सिक्कों में जो है व्यापार में गिरावट के बारे में बताया गया है। तो ये जब हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे या पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। अभी आपको जस्ट ये बताया जा रहा है कि हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमें पता कैसे चला कि हमारी हिस्ट्री में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सा राजा आया, प्रजा का हाल क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस प्रकार की थी, वो जहाज चलाते थे, वो नाव चलाते थे, क्या चलाते थे, सारी चीजें, वो बैल की सवारी करते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, कैसे जो है जीवन यापन उस समय किया जाता था, कृषि किस प्रकार की थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज किस किस प्रकार की थी और कैसे परफॉर्म की जाती थी। ये सारी चीजें हमें इन जो सोर्सेज से पता चलती हैं। तीसरा क्या है, इंस्क्रिप्शंस, क्या बोलते हैं इसको, अभिलेख। कुछ लिखी हुई चीजें या फिर कुछ खुदाई की हुई चीजें, जैसे कि पत्थर के ऊपर, किसी पिलर के ऊपर, किसी सील के ऊपर, इन चीजों पे कुछ ना कुछ लिखा हो, कुछ मंदिर की दीवारों पे कुछ लिखा हुआ हो, कुछ इमेजेस बनी हो, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पर एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो पहला आपको ये पॉइंट याद रखना है, पुरालेख शास्त्र क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन, पुरालेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी। एग्जामिनर कई बार ये पुरालेख शास्त्र ना देके सीधा एपिग्राफी लिख देता है हिंदी के अंदर, तो वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए आपको ये वर्ड एपिग्राफी जरूर याद रखना है। पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग ऑन इंस्क्रिप्शन एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो उसको क्या बोलते हैं, पैलियोग्राफी, और इसको बोलते हैं एपिग्राफी। तो ये दोनों आप डेफिनेशंस याद रख लीजिएगा, एग्जामिनर कई बार सीधा ही ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर बच्चों को लगता है कि ये तो हिस्ट्री से नहीं था, ये तो हमें पता नहीं है, सर ने पढ़ाया नहीं है या फिर हमारे नोट्स में नहीं है। तो ये चीजें बाद में, छोटी छोटी चीजें पहले आप मिस करके जाते हैं, बाद में फिर कहीं ना कहीं आप एक्सक्यूज ढूंढते हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो एक्सक्यूज नहीं ढूंढने पड़ेंगे, सक्सेस गारंटीड होगी। बस बात ये है कि आप पूरी चीजें जैसे बताता जाऊं वैसे पढ़ते जाएं और याद करते रहें। इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन सील्स, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट, टेम्पल वॉल्स एंड ब्रिक और इमेजेस। तो उन सब पे ये सारी चीजें जो है अभिलेख लिखित हों, खुनी हुई हो उसके अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जब इन चीजों को पढ़ा जाता है। अर्लीस्ट इन प्राकृत 300 BC, लेटर इन संस्कृत एंड फर्दर लेट इन द रीजनल लैंग्वेजेस। पहले जो है इंस्क्रिप्शन, उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी अर्लीस्ट टाइम पे, प्राकृत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले जो है सर्वप्रथम कौन सी लैंग्वेजेस में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कौन सी लैंग्वेज है, प्राकृत। उसके बाद संस्कृत, फिर फर्दर रीजनल लैंग्वेजेस में अभिलेख मिलते गए हैं। ये हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे कि किस राजा के टाइम में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ, किस लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, वो हम सारी आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए, पिक्टोग्राफिक हड़प्पा इंस्क्रिप्शन आर येट टू बी डेसिफर्ड। तो जो
हड़प्पा टाइम के अंदर जो उनकी लिपि थी, जो उन्होंने यूज़ की गई थी, वो कौन-सी थी? वो पिक्टोग्राफिक लिपि थी, पिक्टोग्राफिक राइटिंग्स थी। तो अभी तक उनके बारे में पढ़ा नहीं जा सका है, उनको डिसिफर नहीं किया जा सका है। तो कुछ उसमें मछली के साइन्स हैं, बॉक्स के साइन्स हैं, तो वो सारे मैं बताऊँगा कि कितने नंबर ऑफ साइन्स किस चीज़ के हैं, वो भी याद करने हैं आपको कि मछली के कितने साइन है उसमें, बॉक्स कितने बने हुए हैं, किस प्रकार के हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से हम हड़प्पन कल्चर जब पढ़ेंगे चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर हमारा, तो उसके अंदर करेंगे। उसके बाद देखिए, साउथ इंडिया के अंदर आपको पता है पत्थर से मंदिर बड़े हैं, विशाल विशाल मंदिर बने हुए हैं पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों को काट के मंदिर बनाए गए हैं। तो उनकी दीवारों पर भी अभिलेख लिखे गए हैं, उन अभिलेखों से उस समय के टाइम का और उस टाइम के कल्चर का पता चलता है। इंस्क्रिप्शन कन्वेड वेरियस इंफॉर्मेशन लाइक रॉयल ऑर्डर, डिसीजेस रिगार्डिंग सोशल डिसीजंस रिगार्डिंग सोशल, religious and administrative matters, अशोकन inscriptions to official and people in general। तो उस टाइम पे कुछ ऑफिशियल ऑर्डर्स जारी किए गए होंगे, रॉयल ऑर्डर्स जिसको बोलते थे, कुछ डिसीजंस जारी किए गए हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग क्या होता था उस टाइम पे, कोई कंप्यूटर या इंटरनेट तो नहीं था कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया सबके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसी पब्लिक नोटिस जारी करना होता था, तो क्या करवा दिया जाता था, बड़े बड़े पिलर्स लगवा दिए जाते थे, या फिर बड़े-बड़े इस तरह से पिलर्स के ऊपर बोर्ड लगवा दिए जाते थे। उस पे पूरी पब्लिक नोटिस लिख दिया जाता था उसके ऊपर, ताकि लोग उसको पढ़ सकें और अवेयर हो सकें। ये सबसे ज़्यादा अशोक के टाइम पे हुआ था। और अशोक के टाइम पे इंस्क्रिप्शंस कौन-कौन से हुए थे, अभिलेख कौन-कौन से हैं, किस-किस लैंग्वेजेज़ में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लैंग्वेज यूज़ की गई, खरोष्ठी ग्रीक लैंग्वेज यूज़ की गई और अरामिक लैंग्वेज यूज़ की गई। आगे हम लोग जब अशोक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे कि कौन-सा इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में है, टोटल कितने इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे कवर। डोनेशन, लैंड ग्रांट्स एंड द अचीवमेंट ऑफ किंग्स एंड कॉन्कर्स, समुद्रगुप्त एंड पुलाकेशिन सेकंड। जैसे आपको पता है, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो, तो समुद्रगुप्त और पुलाकेशिन द्वितीय की का ये बीच में युद्ध हुआ था। तो कौन जीता उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन से। किसने किसको कितनी लैंड दान की है, कौन कौन सी ग्रांट कहाँ से मिली है, किंग्स के बारे में जानकारियां, ये सारी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं। तो आप समझ सकते हो इंस्क्रिप्शन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे इतिहास के निर्माण के लिए। मेंस में कई बार क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इतिहास का निर्माण, जो इतिहास का निर्माण आप लोग पढ़ते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या है, उनके स्रोत कौन से हैं, उस पे जो है आप अपनी टिप्पणी कीजिए। तो फिर आपको बतानी पड़ती है सारी चीजें कि सोर्स कौन कौन से थे, किस सोर्स से हमें क्या पता चलता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग इस तरह से जो है लिखेंगे उसके अंदर। प्री में आप पढ़ रहे हैं कि किस तरह से आपको अच्छे से सारी चीजें फैक्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सोर्स है वो कौन से हैं? लिटरेरी सोर्स, जो कि बोलते हैं साहित्य स्रोत, जो कि लिखित में अवेलेबल हैं। तो कौन कौन से हैं लिटरेरी सोर्स? द फोर वेदास, चार वेद हैं, रामायण, महाभारत, स्मृतिज एंड धर्मसूत्र, एपिक्स, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, पोइट्री, संगम लिटरेचर और उनके कुछ नाटक जो लिखित रूप में अवेलेबल हैं, वो लिटरेरी सोर्स है। उस लिटरेरी सोर्स से मतलब साहित्यिक स्रोत जो लिखित रूप में हमारे पास अवेलेबल है, जिसको पढ़ के आगे चीजें जो है जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से लिखित स्रोत हमें मिले हैं। सबसे पहले क्या जानकारी मिलती है? टेल अस अबाउट द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ एंशियंट टाइम्स। अब कोई भी चीज लिखी हुई है, तो उस टाइम पे जैसे कि कोई नाटक है, तो नाटक में नाटक क्या होगा, नाटक कौन देखने जाता है? आज आप आज के टाइम में मूवी देखने जाते हो, तो कौन सी मूवीज चल रही हैं? रॉ एजेंट के ऊपर मूवीज बन रही हैं, लोग बहुत उनको पसंद कर रहे हैं। या फिर कुछ कॉमेडी मूवीज बन रही हैं जो कि लव स्टोरी के ऊपर, लव स्टोरी बेस्ड कॉमेडी मूवीज बन रही हैं, कुछ लव स्टोरी बेस्ड मूवीज बन रही हैं। क्योंकि आजकल का जो आपने देखा होगा, अब टाइम ऐसा है, जमाना इस प्रकार का है, लव स्टोरीज मूवीज लोग पसंद करते हैं। जो रॉ एजेंट किस तरह से काम करते हैं, इस प्रकार की मूवीज लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। तो उस टाइम के, अब ये देखो, इससे हमें पता चलता है कि हमारे लोग क्या पसंद करते हैं, लोगों का जीवन कैसा है। उस टाइम पे नाटक भी उसी प्रकार के लिखे जाते थे, जिस तरह के नाटक लोग देखना पसंद करते थे। तो उनका कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल, नाटक से कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है। आज के टाइम में आप हमारी मूवीज में देखते होंगे, पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का दिखाया गया है,
मूवीज डायरेक्ट नहीं बन जाती, पहले उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो वो कहीं ना कहीं लिटरेरी सोर्स के अंदर आ जाता है। कोई भी प्ले है, वो प्ले कब किया जाता है, वो नाटक कब बनता है, जब उसके बारे में पूरा लिखा जाता है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करके चलिए, आपस में जोड़ते चलिए, आज के टाइम के और पुराने टाइम को भी, और चीजों को भी कैसे हम लोग उनसे सीखते हैं। सारी चीजें समझ आई कि सोशल, कल्चर, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है इससे। In India, oldest inscriptions were written on birch bark and palm leaves। तो जो पुराने टाइम में पांडुलिपियां थी वो बर्च की छाल और ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखी गई थी। तो वो हमने जो है संभाल के रखी है, हमें मिली है। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जो किसके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्या के द्वारा। गिव्स एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ अफेयर्स दैट कंसर्न ए किंग एंड हिज इकोनॉमिक पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एट लार्ज लेवल। तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर अशोक के बारे में और उस टाइम के जो है उस समाज का जो सारी चीजें हैं कौटिल्य ने लिखी थी, उस टाइम के राजा और उसकी प्रजा के बारे में सारी चीजें लिखी थी, लिखी गई हैं। हमें आज तक हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, पुराण प्रोवाइड डायनेस्टिक हिस्ट्री अप टू गुप्ता रूल। तो जो पुराण हैं उनसे हमें गुप्ता रूल तक के टाइम का पता चलता है। और उसके बाद द सोर्सेज आल्सो इंडिकेट अबाउट द यूजेस ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग्स। तो हमें क्या पता चलता है लिटरेरी सोर्स से, कि किस प्रकार की राइटिंग यूज की गई थी, क्या स्टाइल यूज किया गया था, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, और किस स्क्रिप्ट के अंदर, किस लिपि के अंदर लिखी गई थी। तो ये सारी चीजें हमें लिटरेरी सोर्स से पता चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉरेन अकाउंट, विदेशी विवरण। अब मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया का सिक्का अगर यूएसए में मिलेगा तो कोई ना कोई यूएसए घूमने गया होगा, या फिर कोई यूएसए का व्यक्ति इंडिया घूमने आएगा, उसने यहाँ से ये सिक्का लिया और वहां पे लेके चला गया। तो जब ये सिक्का लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई मान लो यूएसए से भारत आया है, तो वो देखेगा ना कि भारत में किस तरह के लोग रहते हैं। और अगर इसने अपनी कोई पुस्तक लिख ली जो हमें 100 साल बाद मिले, तो वो पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे कि ठीक है, हम इस टाइम पे कुछ हुआ था, या इस प्रकार के लोग रहते थे। तो कुछ ना कुछ फॉरेनर्स आते जाते रहते थे, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने चीजें लिखी, अपने विवरण लिखे, तो वो विवरण हमें मिले, उनसे हमने पढ़ा कि किस प्रकार के जो है इतिहास में किस प्रकार की एक्टिविटीज हुई थी उस समय पे। तो विदेशी विवरण के अंदर कौन कौन से हैं, ग्रीक, रोमन्स, चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे, आइदर एज ऑफिशियल हिस्टोरियंस, डिप्लोमैट्स, पिलग्रिम्स और इवन नेविगेटर, एक्सप्लोरर। तो ये सभी तरह के जो यात्री थे, तीर्थ यात्री, नाविक, खोजकर्ता, इतिहासकार या फिर राजनीतिक लोग यहाँ पर आए थे। तो उनके कुछ अकाउंट्स हैं, उनके कुछ विवरण हैं, उनसे हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, वो यहाँ पर हमने हिस्ट्री के उसको हमने यूज करके हिस्ट्री का निर्माण किया है। Alexander's invasion is solely reconstructed based on the Greek source। सिकंदर ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, इसका पूरी और पूरी जानकारी हमें ग्रीक स्रोतों से मिलती है। हमारे पास इस चीज का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्रीक सबूतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर हम मानते हैं कि सिकंदर ने आक्रमण किया था। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन पीरियड। तो इसके अंदर मौर्यन पीरियड के बारे में बताया गया है। ट्रेड इम्बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड रोमानिया एम्पायर इज अकाउंटेड इन पिलानीज नेचुरल हिस्टोरिया। तो एक ये पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिया, ये सीधा ही एग्जामिनर पूछ लेता है कि नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। एग्जामिनर ये सभी पुस्तकों या क्या करता है, एक साइड बुक्स दे देता है, दूसरी साइड उनके ऑथर्स दे देता है, बोलता है कि इनको मैच द फॉलोइंग, मैच करके बताओ। तो आप एक एक याद करते चलेंगे, जैसे कि प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है, इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की पुस्तक है ये। और इससे पहले हमने क्या देखा था, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की पुस्तक है। तो ये आप एक एक याद करते चलिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। आगे देखिए, these travelers were welcomed by kings of the time and wrote about almost everything that they witnessed, be it architecture, social divisions, religious and cultural practice। तो जहां पर भी ये लोग जाते थे, राजा इनका स्वागत करते थे, और फिर ये राजा के बारे में हर एक चीज लिखते थे, अच्छी बुरी, समाज के बारे में, इकोनॉमी के बारे में,
पॉलिटी के बारे में, ये सभी चीज़ों का उसके अंदर डिटेल देते थे। तो वो विवरण अगर हमें मिलते हैं तो उससे हम इतिहास का निर्माण करते हैं। समझ आया आपको? अच्छे से आप अगर प्री में क्वेश्चन आएगा तो भी आप इसको हैंडल कर लोगे, और अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किन स्रोतों के आधार पर किया गया है, तो आप ये सारी चीजें लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस आपका जो है राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है कि हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब एंशियंट हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है कि इतिहास ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर आप अपनी बॉडी के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे तो एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से हिस्ट्री को हम समझने के लिए, सीखने के लिए कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड। हिस्ट्री से शुरू होने से पहले का पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। इस टाइम पे क्या सिर्फ और सिर्फ पत्थर यूज होते थे। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका हमारे पास कोई भी लिखित या पुख्ता सबूत नहीं है, ये इतिहास से भी पहले का इतिहास है। इट इज द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बिटवीन 2 लाख BC एंड 3500 to 2500 व्हेन द फर्स्ट सिविलाइजेशन अपीयर्ड। तो ये इतना पुराना इतिहास है ह्यूमंस का, 2 लाख BC से लेकर 3500 BC तक का इतिहास। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 पीरियड्स। तो इसके अंदर 5 पीरियड, 5 युग हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैं? पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको कि पूरा पाषाण युग कहा जाता है। मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण युग कहा जाता है इसको। नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण युग कहा जाता है इसको। चाल्कोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। और आयरन एज, जिसको कि लो युग बोला जाता है। तो ये जो हमारी हिस्ट्री है, इसको 5 हम एजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोन एज। स्टोन एज क्या होता है? पत्थर का युग। प्रस्तर युग या फिर पाषाण काल, पत्थर का युग ना लिख के क्या लिखता है जो है? पाषाण काल। अर्ली इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद स्टोन एज कल्चरल, इन विच ह्यूमन स्पीसीज एंड स्टोन लिथस इन ग्रीक टूल्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो लोगों के द्वारा पत्थरों का यूज किया गया था, इसलिए इसको स्टोन एज कहा गया। स्टोन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 consecutive पीरियड ऑफ टाइम। तो पत्थरों का अलग अलग टाइम आया था। पहले पत्थर युग को क्या कहा गया? पैलियोलिथिक। मतलब पत्थरों के बिहाफ पे कि किस प्रकार का पत्थर यूज किया गया, इनको आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया पाषाण युग को। पहला है पूरा पाषाण काल, 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण और फिर ताम्र पाषाण। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और फिर चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे इसके अंदर बताएंगे कि क्या चीज, कौन से विकास हुए थे, कौन से उपकरण टूल्स यूज किए गए किस पीरियड में, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और कौन कौन से साइट्स हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं लोअर ले पैलियोलिथिक पीरियड। सबसे फर्स्ट क्या था? पैलियोलिथिक पीरियड। ये आपने देखा, सबसे फर्स्ट है पैलियोलिथिक। इसको आगे फिर 3 इसकी पार्ट किए गए हैं ताकि हमें और समझने में आसानी हो सके। 3 पार्ट किए गए हैं। पहला लोअर पैलियोलिथिक। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो चुके होंगे यहाँ तक, तो फिर से एक बार देख लीजिए। एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसको हमने डिवाइड किया पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन एज। अब ये जो पैलियोलिथिक एज है, इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। फर्स्ट को आगे फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ आया? सिंपल सी चीज थी, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसके इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इसका विकास कैसे हुआ, ये यहां पर देख लीजिए। इन्होंने लर्न टू कंट्रोल फायर फॉर रोस्टिंग मीट एंड वार्डिंग ऑफ एनिमल्स, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, लिव्स ऑन ट्री एंड केव्स। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया। पत्थर युग में इन्होंने आग का निर्माण कर लिया, आविष्कार कर लिया। तो लोअर पैलियोलिथिक में इन्होंने क्या है? कंट्रोल करना सीख लिया फायर के ऊपर। पहले जो है आग लग गई तो इनसे कंट्रोल नहीं होती थी, और अगर आग कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो विनाश करती है। तो इन्होंने आग पर काबू पा लिया था। पहली चीज, ये मीट को पका के खाने लगे थे। जब आग इनको समझ आने लगी कि कंट्रोल कैसे करना है, तो इन्होंने मीट को पकाना शुरू किया। ये जानवरों को भगाने में कामयाब हो गए आग की हेल्प से।
ये शिकार करते थे, फूड इकट्ठा भी करते थे, लेकिन लंबे समय के लिए फूड नहीं। जैसे शिकार किया तो उसको घसीट के ले आते थे और अपने परिवार के साथ बैठ के खा लेते थे। इतना ही काम था इनका। बाद में जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे ये फूड स्टोर करना शुरू कर देंगे। अब तो फूड गैदर है सिर्फ। ये पेड़ों पे रहते थे और गुफाओं में रहते थे। ये लोअर पैलियोलिथिक एज की बात हो रही है। टूल्स किस प्रकार के थे उस टाइम पे? चॉपर, चॉपिंग टूल्स थे, क्रूड एंड रफ टूल्स प्रिपेयर्ड आउट ऑफ पेबल्स। तो पत्थरों से बने हुए कुछ जो उपकरण यूज किए गए थे, तो आप हिंदी में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि पेबल्स का प्रयोग किस युग में किया गया था। डायरेक्ट ऐसा आता है क्वेश्चन। पेबल्स आर यूज्ड इन विच एज? तो लोअर पैलियोलिथिक एज, सीधा ही आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखिए। हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, हस्त कुठार और विदारनी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसकी कुछ साइट्स है लोअर पैलियोलिथिक जो एज की। बोरी, डीडवाना, भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अतिरंपकम, नागार्जुन कोंडा। तो ये दो साइट्स एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, भीमबेटका और नागार्जुन कोंडा। तो ये कौन सी साइट है? ये लोअर पैलियोलिथिक एज की साइट्स है। तो क्वेश्चन यहां से आपके लिए बनता है। तो समझ आया आपको लोअर पैलियोलिथिक एज कि उस टाइम पे जो है आग का निर्माण उससे पहले हो चुका था। अब आग को क्या उन्होंने कंट्रोल करना सीख लिया, आग पर नियंत्रण करना सीख गए थे। नियंत्रण करेंगे तो आग से खाना जो है मीट पका के खा सकते हैं। शिकार करके अपनी फैमिली के लिए ले आते थे ये। उसके बाद आगे टूल्स के बारे में पढ़ा, एग्जांपल्स देख लिए और साइट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? एक तो पेबल्स, नागार्जुन कोंडा और भीमबेटका। एग्जामिनर ये बोरी, डिडवाना और यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। उसके बाद दूसरा है मिडल पैलियोलिथिक एज। 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक इसका टाइम आया है। तो ये होमोक्रेटस एक नाम याद रख लेना, ये लोअर पैलियोलिथिक एज को ही कहा जाता है। और ये निएंडरथल, ये भी नाम याद रख लेना, ये मिडल पैलियोलिथिक एज को कहा जाता है। ये इसका टाइम पीरियड है। वैसे नहीं पूछता एग्जामिनर, लेकिन अगर पूछ ले तो फिर क्या पता। और यहाँ पर 2 लाख बीसी है। 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक, 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। यहाँ पर ये 2 लाख है तो उसको थोड़ा ध्यान से सही कर लेना। एवोल्यूशन, लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। अब यहाँ पर लैंग्वेज का इन्वेंट हो चुका था। और लोग उस टाइम के जो है सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे? हंटर थे और फूड गेरर थे। जो है खाना शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करके खा लेते थे। टूल्स, रिफाइंड एंड लाइटर टूल्स, अब थोड़े हल्के टूल यूज करने लग गए जो कि हार्डर स्टोन से बने होते थे, लाइक फ्लिंट। पहले क्या होता था, शिकार करने गए, टूल मारा किसी को, मतलब कि जो इन्होंने औजार बनाए थे उससे किसी जानवर को मारने की कोशिश की तो वो टूट गया। अब वो टूट गया तो जानवर इनके ऊपर वापस से हमला करेगा, तो इनकी जान को खतरा रहता था। अब इन्होंने थोड़े हल्के जो हथियार यूज किए और हार्ड स्टोन के यूज किए। कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी तरक्की हो रही है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? डाइवर्सिफाइड टूल्स बेस्ड ऑन फ्लेक्स, ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर एंड बोर्स। ये यहाँ पर सारे नाम लिखे हुए हैं। इसके जो है यहाँ पर साइट्स देख लीजिए, कौन कौन सी साइट्स हैं। निवासा, भीमबेटका, डिडवाना, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें से एग्जामिनर ये पूछता है कि बेलन वैली किस राज्य में है? तो बेलन वैली उत्तर प्रदेश में। ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि बेलन वैली एक मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण युग का एक जो है साइट है, उसकी साइट है बेलन वैली, वो किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये सारे बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है अपर पैलियोलिथिक एज। पहले लोअर देखा, फिर उसके बाद मिडिल, अब अपर पे पहुंच चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, अदर होमोनिन स्पीसीज वर एलिमिनेटेड बाय दिस टाइम। तो कुछ यहाँ पर कुछ स्पीसीज जो है विलुप्त होनी शुरू हो गई थी। टूल्स किस प्रकार के यूज हो रहे थे? इवन मोर रिफाइंड एंड लाइट टूल्स, दीज वर बैक्ड ब्लेड विद 2 कटिंग एजेस। दोनों साइड तेज धारदार हथियार अब यूज करने लग गए। एग्जाम्पल्स हैं ब्लेड, स्क्रैपर, ब्यूरिन्स, बोन टूल्स लाइक नीडल्स, हारपून्स। तो हड्डी जो होती है वो सुई की तरह भी तीखी होती है।
शायद किसी ने देखा हो, शायद नहीं देखा हो। हड्डियां सुई की तरह भी तीखी होती हैं। तो ये जो कुछ टूल्स प्रयोग किए गए अपर पैलियोलिथिक एज में। उसके बाद इसकी साइट्स, रेणुगुंटा, बाडिया, बेलन वैली और पटना, ये कुछ इसकी साइट्स हैं। अब ये आपका काम है कि तीनों प्रकार की जो है एजिस को याद रखना है। अपर पैलियोलिथिक, जो है लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक, तीनों को याद रखोगे। इसके साइट्स याद रखना है, किस प्रकार के टूल्स यूज किए गए थे, ये सारी चीजें आपने जो है याद रखनी है अच्छे से। पहला यहाँ पर खत्म हो गया पैलियोलिथिक एज। अब दूसरा क्या है, मेसोलिथिक एज। अब दूसरे पे चलते हैं, मेसोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड क्या है, 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक। इसका विकास कैसे हुआ? फर्स्ट पीपल टू यूज बो एंड एरो, इन्होंने क्या है धनुष और बाण का प्रयोग किया। बड़े एनिमल्स को ये आसानी से क्या कर लेते थे, उनका शिकार कर सकते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, एनिमल्स के पत्थर से मारना है, पत्थर से शिकार करना है तो एनिमल के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, बो और एरो यूज करने लगे तो दूर से जो है शिकार किया जा सकता था। इससे क्या है, शिकार आसान हो गया। फर्स्ट burials आर रिपोर्टेड एंड यूज ऑफ स्टोन ऑर्नामेंट्स आल्सो अपीयर्ड। मतलब पहली बार जो है किस प्रकार से शव को दफनाया गया उसकी जानकारी हमें मिली है मेसोलिथिक एज से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि मेसोलिथिक एज सबसे पहले जो है शवाधान की या फिर विजुअल्स की जानकारी किस एज में मिली, तो मेसोलिथिक एज में मिली है। और इसमें जो है सबसे पहले स्टोन के, पत्थर के जो पत्थर के ऑर्नामेंट्स यूज किए गए थे, पत्थर से बने गहनों का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन पेलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। ये ट्रांजिशनल पीरियड है, वो तो आप समझ सकते हैं कि पहला पेलियोलिथिक है, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा न्यूलिथिक। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांजिशनल पीरियड है। आगे देखिए, इसके अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, शीप एंड गोट्स। इनका जो है डोमेस्टिकेशन, इनको पालतू बनाया गया, भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया मेसोलिथिक एज में। इससे पहले जानवर पालतू नहीं थे, ध्यान रखना। टूल्स कौन से थे, माइक्रोलिथ टूल्स थे। टूल्स मेड ऑफ माइक्रो साइज स्टोन्स एंड वर वेरी रिफाइंड। इसमें बहुत शार्प टूल्स थे, बहुत रिफाइंड थे टूल्स। तो ये इन दोनों के बीच के टूल्स यूज किए गए हैं। एग्जाम्पल्स टूल्स के कौन कौन से हैं, बो एंड एरो, माइक्रोलिथ इन वेरियस शेप्स लाइक मून, ट्रायंगुलर शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्रीसेंट एंड एरोहेड। तो ये सभी प्रकार के जो है टूल्स यूज किए गए थे। तो इसमें से ये जो डोमेस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, डोमेस्टिकेशन, और दूसरा ये ब्यूरल्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बो एंड एरो का भी पूछ लेते हैं कि पहले, सबसे पहले किस एज में यूज किया गया, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसकी कुछ साइट्स हैं, देख लीजिए, भीमबेटका, महदहा, सराय नाहर राय, आदमगढ़, और अर्लीस्ट केव पेंटिंग्स एट भीमबेटका, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये किससे संबंधित है, मेसोलिथिक एज से। कौन सी, भीमबेटका। याद रहेगा, सिंपल सी चीजें हैं, ये भी सारे यहाँ पर एज इट इज लिखी हुई हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण युग। लिव्ड इन हट्स, reared cattle, developed agriculture, wheat, barley, cotton, rice, used earthenware, both handmade and wheel made। इन्होंने जो है झोपड़ियों में रहने लग गए थे, ये झोपड़ियां बना के। अब झोपड़ियों में रहते हैं तो खुद के लिए खाना जो है वहां पे परमानेंट चाहिए इनको। इन्होंने दुधारू पशुओं को, कैटल्स को अपना जो है पालतू बना लिया। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक जगह पे तभी कोई टिक के बैठ सकता है अगर उसको खाना पीना वहां पे मिले। अदरवाइज अगर वो शिकारी है तो वो घूमता रहेगा खाने के जो है फिराक में, कि मुझे कहीं पे खाना मिले। तो न्यूलिथिक पीरियड में झोंपड़ी में रहने लग गए। झोंपड़ी में रहने से क्या हुआ, उन्होंने मवेशियों का पालन किया, जो कैटल्स को अपना पालतू बनाया। एग्रीकल्चर डेवलप हो गया उस टाइम पे। ये सारी चीजें, व्हीट, बार्ले, कॉटन, राइस, इनका प्रयोग करने लगे थे। और मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग किया जाने लगा। आगे देखिए, टूल्स शार्पर हो गए और ज्यादा, सिमेट्रिक होने लगे, पॉलिश्ड स्टोन यूज किए जाने लगे। हंटिंग और एग्रीकल्चर में दोनों जगह पे यहाँ पर टूल्स का प्रयोग किया जाने लगा। एग्जाम्पल्स देखिए, डैगर्स,
डिगिंग स्टिक, सील्स, ग्राइंडिंग स्टोन, सिकल्स, सा, स्लिंग स्टोन। तो ये आप कुछ याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर। अब इसकी साइट्स जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर। चिरांद, ब्रह्मगिरी, द्योजाली हेडिंग, कोल्डी हवा एंड मस्की, ये सारी कौन सी साइट्स हैं? न्यूलिथिक एज की साइट्स हैं। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये चीजें आप लोग याद कीजिएगा। ये स्थल आपने साइट्स आपने याद करनी है। मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सी साइट्स हैं। अब सभी साइट्स आपको एक एक करके याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है वो है ताम्र पाषाण युग। क्या बोलते हैं इसको? चैल्कोलिथिक एज। अब हमने न्यूलिथिक पीरियड तक देख लिया, वहां पे लोग झोपड़ी में रहने लगे थे। अब इसका एवोल्यूशन उसके बाद हुआ, तो सेटल्ड एंड कम्युनिटी लाइफ आई और सामुदायिक सामुदायिक जीवन की शुरुआत। अब ये जो कम्युनिटी लाइफ है ये कैसे स्टार्ट हो गई, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां तक आए आप लोग तो स्कूल कॉलेज सभी करके आए होंगे। आपने जब आपने कॉलेज में किया था तो आपने देखा होगा कि 5 फ्रेंड्स या 7 फ्रेंड्स का ग्रुप होता था। वो हमेशा इकट्ठा ही बैठेगा, चाहे वो आगे बैठे या वो पीछे बैठे, या कई बार 8-10 बच्चों का भी ग्रुप हो सकता था। वो एक ही जगह पे बैठते हैं, मतलब कोई भी लेक्चर हो उन्होंने इकट्ठे बैठना है। वो उनकी कम्युनिटी होगी। क्यों? क्योंकि उनके विचार मिलने लग जाते हैं, तभी तो वो सारे क्या बन जाते हैं? वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। कॉलेज में वो बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं। और इसी तरह से कम्युनिटीज है, जब लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनके विचार मिलने लग जाते हैं, जरूरतें मिलने लग जाती हैं, तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। अब सेटल्ड हो गए, कम्युनिटी लाइफ हो गई, सामुदायिक सामुदायिक जीवन की शुरुआत होगी कि ये हमारा समुदाय है, ये उनका समुदाय है। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे सारी चीजें। क्रॉप्स कल्टीवेटेड वर बैरली, वीट, लेंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स, ग्रीन पीस, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम एंड कॉटन। तो ये सब फसलें जो है जो है प्रमुख फसलें उस टाइम की। अब इसमें आलू नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आलू ताम्रपाषाण युग की फसल है, तो आप उस पर कट करके आएंगे कि उसमें आलू के बारे में नहीं दिया हुआ। आलू और टमाटर के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। बाकी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, मसूर, बाजरा, ज्वार, रागी, हरे मटर, हरा और काला चना तथा कपास। ये सारी चीजें उस टाइम पे यूज की गई थी ताम्रपाषाण युग में। लेकिन टमाटर और आलू के कोई विशेष नहीं मिले। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनर इस तरह की बदतमीजी कर लेता है। राइस एंड फिशेज आर यूज्ड एज फूड। तो सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। टेक्निकली सेपरेट बट हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व आउट ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर। तो जो हड़प्पन साइट थी वो कहीं ना कहीं चालकोलिथिक कल्चर से ही बनी हुई है। आगे इसका ही एडवांस वर्जन है, कुछ एक चीजें उसमें अलग हैं। वो कौन सी है वो आगे हम देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्राफ्ट्स एंड पॉट्स। किस तरह के बर्तन यूज किए गए थे? कॉपर और स्टोन टूल्स वर यूज्ड साइमल्टेनियसली। कॉपर और स्टोन टूल्स यूज किए जा रहे थे। क्राफ्ट टूल स्टार्टेड टू डेवलप। कॉपर स्मिथ वीवर्स वर प्रेजेंट। उस टाइम पे जो है कॉपर स्मिथ थे, और जो है वीवर्स भी थे, प्रेजेंट थे। यूज्ड ब्लैक एंड रेड वेयर पेंटेड पोटरी इन ब्लैक पिगमेंट्स डेकोरेटेड विद डिफरेंट शेप्स। तो जो लाल और लाल रंग का, जो काले और लाल रंग का प्रयोग किया गया था मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना। टूल्स एंड आइडल्स। नाइफ्स, एक्सिस, फिशिंग हुक्स, chisels, pins, rods were made of copper and its alloys. Beads of semi-precious stones and terracotta image of mother goddesses is reported। ये रिपोर्ट की उस टाइम पे मिली थी हमें, जो मूर्ति मिली थी हमें। Deaths were buried in urns at time with tools and objects। तो मतलब गड्ढे खोद के उसके अंदर मरे लोगों को दफना दिया जाता था। उनके टूल्स और कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स, जो कि कैसे हो सकते थे, ऑब्जेक्ट्स कौन से थे, उनके ऑर्नामेंट्स जो थे वो उनके साथ ही दफना दिए जाते थे। तो ये कुछ दफनाने की विधि इसमें हमने पता की, ये कुछ टूल्स थे, तो ये कुछ हमने चीजें हमें पता चली। साइट्स कौन कौन सी हैं? स्प्रेड ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये मोस्टली जो है चैल्कोलिथिक एज थी हमारे इंडिया में। इंपॉर्टेंट साइट देख लीजिए। नब्दा तोली एक इंपॉर्टेंट साइट है। जॉर्वे एक इंपॉर्टेंट साइट है।
दैमाबाद, अहार, बानस, मालवा, इनामगांव, मेहगाम, कौसाम्बी, आलमगीरपुर और रोपड़। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ से ये साइट्स बच्चे याद करके चले जाते हैं, बच्चों को बिल्कुल याद रहता है ऑन द टिप्स की। जैसे कसौम्बी पूछेगा तो चालकुलेथिक एज है, आलमगीरपुर चालकुलेथिक एज से, बच्चा सारे याद कर लेता है। एग्जामिनर ये नहीं पूछता, उसको ये पता है कि ये बच्चा याद करके आया होगा। वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि मेहगाम किस राज्य में है। सीधा पूछ लेता है कि मेहगाम किस राज्य, वो कहेगा आपको एग्जामिनर, चालकोलिथिक एज साइट्स मेहगाम इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, तो किस राज्य में है अब प्रेजेंट, तो गुजरात के अंदर, ये जो लोकेशन है ना, ये गुजरात में साइट। इसी तरह से जो रोपड़ है वो कहाँ पर है, वो पंजाब के अंदर है। नब्द तोली ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिए, अगर आपके पास नोट्स हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जोरवे ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है जोरवे। दैमाबाद भी महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। हार और बानस ये कहाँ पे है, ये राजस्थान के कल्चर्स है। मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज को मालवा कहा जाता है। इनाम गांव भी महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है ये साइट। कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी साइट। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। रोपड़ पंजाब के अंदर है। तो ये सारी साइट्स के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सी किस राज्य में प्रेजेंट है। एग्जामिनर यहीं पे जो है क्वेश्चन पूछता है, यहीं से आपको जो है फंसा लेगा वो। तो आपको फंसना नहीं है, आप स्टडी मास्टर के लेक्चर देख के जाएंगे तो आपको 100% चीजें जो है अच्छे से करवाई जाएंगी। उसके बाद है लिमिटेशंस। कुड नॉट फुली यूटिलाइज द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पालतू जानवरों का पूरी तरह से ये प्रयोग नहीं कर पाए थे। अनवेयर ऑफ आयरन हॉर्स एंड स्क्रिप्ट, इनको आयरन के बारे में नहीं पता था, घोड़ों के बारे में नहीं पता था, और इनको जो है लिखना भी नहीं आता था। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ यूज मेटल इन प्लेस ऑफ स्टोन येट बर्न्ड ब्रिक वाज जनरली एब्सेंट, तो उन्होंने मेटल का प्रयोग करना तो शुरू कर दिया था पत्थर के स्थान पे, लेकिन उनको जो है ब्रिक्स के बारे में अभी तक पता, पकी ईंटों के बारे में अभी तक नहीं पता था, जो कि आगे हड़प्पा कल्चर में जाके लोगों को पता चलेगा। हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी इज इंडिकेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड ब्यूरियल। अब देखो आपको पता है इकोनॉमी करवाई जा चुकी है आपको, तो उसमें मैंने चाइल्ड मोर्टेलिटी बताया था क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप चीजें याद रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तभी आपको जो है पता चलता रहेगा। तो शिशु मृत्यु दर बोलते हैं हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो शिशु शवाधान की बड़ी संख्या उच्च बाल मृत्यु की दर को संकेत करती है कि उस टाइम पर बच्चों की मौत बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके बाद जो है लो युग, आर्यों के आगमन के साथ ऋग्वैदिक काल शुरू हो गया, जिसको क्या बोला जाता है, लो युग, क्योंकि इस टाइम पे लोहे का प्रयोग होने लगे थे। तो आपको आयरन एज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम क्या ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, आयरन एज। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कि कौन कौन से सोर्सेज से जिस तरह से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की। दूसरा चैप्टर कौन सा करवाया जाएगा, दूसरा चैप्टर आपको करवाया जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग ये हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो सेकंड लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सेकंड लेक्चर की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए। या फिर हमारी एप्लीकेशन स्टडी मास्टर ऑफिशियल डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पर आपको ये बाकी के जो नेक्स्ट लेक्चर वहीं पे आपको जो है मिलेंगे। उसके बाद पेड स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, स्पेशल नोट्स, किसी के बारे में डिटेल लेनी हो तो व्हाट्सएप पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, जो मैंने पढ़ाया आज इतना पढ़ लेना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के नोट्स पढ़ लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश के नोट्स एक बार पढ़ लेंगे। 20 मिनट लगेंगे ये पीडीएफ पढ़ने में आपको। ये जो चैप्टर है 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे, लेकिन रिवाइज हो जाएंगी चीजें, फिर आप चीजों को भूलोगे नहीं, लंबे समय तक याद रखोगे और एग्जाम में जाके परफॉर्म भी कर पाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।